छोटे भाई के साथ हर रात मैंने अपना दिमाग तेज कर लिया। लगातार 6 बार 2। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, एक पहेली नहीं थी। ये मेरी रातों की धड़कन थी, वो राज था जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। हर रात जब दुनिया सो जाती थी, मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठकर अपने दिमाग को तेज करती थी। लगातार 6 बार, एक ही संख्या, एक ही चुनौती, 2 आत्माओं का अनकहा मिलन। मुझे नहीं पता था कि ये खेल कब मेरे दिल का खेल बन जाएगा, कब ये 2 की संख्या हमारी कहानी की नींव रख देगी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो हर रात एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसी प्रेम कहानी की जो अनजाने में शुरू हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने अपने हेडफोन लगा लिए होंगे, क्योंकि आज की कहानी आपको भावनाओं के एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जहां दिमाग और दिल की गुत्थियां एक साथ सुलझेंगी। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रिया, दिल्ली की एक आम लड़की जो किताबों और अपनी दुनिया में खोई रहती थी। मेरा एक छोटा भाई है राहुल, मुझसे 2 साल छोटा, लेकिन जोश और ऊर्जा में मुझसे कहीं आगे। राहुल के दोस्त अक्सर हमारे घर पर डेरा डाले रहते थे और मुझे उनकी वो शोर शराबे वाली दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर उनकी हंसी मजाक को दूर से सुनती, अपनी किताबों में डूबी रहती। उन दोस्तों की टोली में एक लड़का था, अमित, राहुल का सबसे अच्छा दोस्त। अमित राहुल की तरह शोरगुल करने वाला नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर चीज़ को गहराई से देखता हो। मैं उसे ज़्यादा नोटिस नहीं करती थी, या यूं कहूं कि करना नहीं चाहती थी। मेरे लिए वो बस राहुल का एक और दोस्त था। राहुल को गणित और लॉजिक से जुड़ा एक नेशनल लेवल का कंपटीशन जीतना था। वो अपनी तैयारी में जी जान से जुटा था, लेकिन कुछ जटिल पहेलियां और समीकरण उसे उलझा देते थे। मैं एक बड़ी बहन के नाते उसकी मदद करने की कोशिश करती, पर मेरा तरीका किताबी था और राहुल को उसमें मज़ा नहीं आता था। एक शाम राहुल हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ बैठा था और उनके बीच वही गणित की पहेली चल रही थी। मैं अपनी बालकनी से सब सुन रही थी। राहुल ने हार मान ली थी, झुंझलाहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी अमित ने धीरे से कहा, राहुल, तुम इसे एक पैटर्न की तरह क्यों नहीं देखते? हर समस्या में एक दोहराव होता है। जैसे 2 को 6 बार दोहराने पर एक संख्या बनती है, वैसे ही कुछ खास चरणों को दोहराने पर जटिल से जटिल पहेली भी सुलझ जाती है। अमित ने राहुल को एक नया दृष्टिकोण दिया। राहुल की आंखें चमक उठी। उस दिन मैंने पहली बार अमित को सच में देखा था, सिर्फ राहुल के दोस्त के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसके पास समस्याओं को देखने का एक अनोखा तरीका था। अगले कुछ हफ्तों तक अमित राहुल की मदद के लिए अक्सर हमारे घर आने लगा। वो दोनों मिलकर देर रात तक पढ़ते और पहेलियां सुलझाते। मैं अपनी पढ़ाई के बहाने उनके पास ही बैठी रहती और अनजाने में उनके डिस्कशन में शामिल होने लगी। एक रात राहुल बहुत थक गया था। उसने अपनी किताब बंद की और सो गया। अमित भी उठने लगा। तभी मैंने उसे रोका। ये पहेली तो अभी अधूरी है, मैंने कहा, और मेरी आवाज़ में एक अनजानी चुनौती थी। अमित मुस्कुराया। अच्छा, तो क्या आप इसे सुलझाना चाहेंगी? मैंने कहा, ज़रूर। और उस रात हमारी पहली लगातार 6 बार 2 की जंग शुरू हुई। ये कोई साधारण पहेली नहीं थी। ये 6 अलग अलग लॉजिक और गणित की पहेलियों का एक सेट था, जिसे अमित ने द 6-2 गैम्बिट नाम दिया था। हर पहेली में 2 की संख्या का एक विशेष महत्व था, चाहे वो 2 विकल्पों में से एक चुनना हो, 2 चरणों में हल करना हो, या किसी पैटर्न में 2 की पुनरावृत्ति ढूंढना हो। और हमें हर रात 6 ऐसी पहेलियों को एक साथ सुलझाना होता था। वो रातें जादुई थीं। राहुल के सो जाने के बाद हम दोनों चुपचाप स्टडी टेबल पर बैठ जाते, कभी चाय की चुस्की लेते, कभी कॉफ़ी की महक के साथ। शुरू में हमारी बातें सिर्फ पहेलियों तक सीमित रहतीं। यहाँ 2 का कौन सा आयाम काम करेगा, या क्या हम 2 की इस पुनरावृत्ति से कोई नया पैटर्न निकाल सकते हैं? धीरे धीरे इन पहेलियों के बीच हमारी व्यक्तिगत कहानियां भी जुड़ने लगीं। अमित ने मुझे मुंबई में अपने बचपन के बारे में बताया, कैसे उसे हमेशा से संख्याओं और पैटर्न में एक खास दुनिया दिखती थी। मैंने उसे अपनी खामोशी का राज बताया, कैसे मैं लोगों के बीच रहते हुए भी अक्सर अकेला महसूस करती थी। हमारी बहसें सिर्फ सही जवाब तक पहुंचने के लिए नहीं होती थीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए होती थीं। उसकी आंखों में मैं अक्सर खुद को ढूंढने लगी थी, और मुझे लगा कि वो भी मुझ में कुछ ढूंढ रहा था। हमारी लगातार 6 बार 2 की रातें हमारी अपनी दुनिया बन गईं। बाहर की दुनिया सो जाती थी, लेकिन हमारी दुनिया जाग उठती थी, विचारों से, सवालों से और अनकहे जज्बातों से। कभी कभी मैं जानबूझकर एक गलत जवाब देती, सिर्फ ये देखने के लिए कि अमित कैसे मुझे समझाएगा।
कैसे उसकी उंगलियां पहेली के चार्ट पर घूमती हुई मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी। उसकी आवाज़ में एक सुकून था, एक अपनापन था, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे याद है एक रात, एक पहेली बहुत मुश्किल थी। हम दोनों थक चुके थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। अमित ने अपना सिर मेज़ पर रखा और मैंने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेर दीं, बिल्कुल अनजाने में। एक पल के लिए उसकी आंखें खुलीं और हमारी नज़रें मिलीं। उस एक पल में मैंने एक अनकही बात पढ़ ली थी। वो सिर्फ मेरे भाई का दोस्त नहीं था, वो मेरे लिए कुछ और बन रहा था। एक अजीब सी गर्मी मेरे दिल में फैल गई। अमित ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में बिना कुछ कहे अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक चुनौती आती है। अमित को बैंगलोर में एक बहुत बड़ी टेक कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर मिला था। ये उसके लिए एक सपने जैसा था। उसने मुझे ये खबर थोड़ी झिझक के साथ बताई। प्रिया, मुझे जाना होगा। उसकी आवाज़ में दर्द था। मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। हमारी लगातार 6 बार 2 की रातें, हमारी खामोश बातें, हमारी अनकही मोहब्बत, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? मैंने खुद को संभाला और कहा, अमित, ये तुम्हारी तरक्की है, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन मेरी आंखों में जो नमी थी, वो अमित से छिप न सकी। उसने मेरा हाथ थामा और बोला, लेकिन मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? हम दोनों ने जो ये दुनिया बनाई है, उसका क्या होगा? मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, हमारी दुनिया हमारे दिमाग में है अमित, ये किसी शहर की मोहताज नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी। राहुल का कंपटीशन करीब आ गया था। अमित के जाने में बस कुछ दिन बचे थे। हमारी रातें अब सिर्फ पहेलियों को सुलझाने के लिए नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे को और ज़्यादा जानने और ज़्यादा महसूस करने के लिए थीं। हम जानते थे कि ये हमारी लगातार 6 बार 2 की आखिरी रातें हो सकती हैं। एक रात राहुल को सोने के बाद हम हमेशा की तरह स्टडी टेबल पर बैठे, लेकिन आज माहौल कुछ और था। पहेलियाँ सुलझ रही थीं, लेकिन हमारा ध्यान उनमें नहीं था। अमित ने अपनी आंखें बंद कीं और मेरा हाथ थाम लिया। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, सब कुछ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी के लिए इतनी गहराई से महसूस कर पाऊंगी। मैं भी तुम्हें याद करूंगी अमित, मैंने कहा, और इन रातों को भी। इन रातों ने मुझे खुद से मिलवाया है, तुमसे मिलवाया है। उस रात हमारी आखिरी 6 गैम्बिट की पहेली बहुत मुश्किल थी। हम दोनों ने मिलकर उसे सुलझाया, लेकिन जब आखिरी जवाब लिखा गया तो हम दोनों खामोश हो गए। ये सिर्फ एक पहेली का अंत नहीं था, ये हमारी एक दुनिया का अंत था। अमित ने अपना बैग पैक कर लिया था। अगली सुबह उसकी फ़्लाइट थी। हम दोनों बैल्कनी में खड़े थे। रात की ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। प्रिया, अमित ने कहा, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? क्या तुम इन 6 बार 2 की रातों को याद रखोगी? मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं सिर्फ याद नहीं रखूंगी अमित, मैं इन्हें जीऊंगी। हर रात मैं अपने दिमाग को तेज़ करती रहूंगी, ये सोचकर कि तुम भी कहीं बैठकर किसी पहेली को सुलझा रहे हो। अगले दिन राहुल ने अपने कंपटीशन में शानदार प्रदर्शन किया। उसने वो सभी मुश्किल पहेलियां सुलझा दीं जिन पर हम सब ने मिलकर काम किया था। वो बहुत खुश था और उसे पता भी नहीं था कि उसकी इस जीत के पीछे एक अनकही प्रेम कहानी की नींव रखी जा रही थी। अमित बैंगलोर चला गया। शुरुआत में वो दूरी बहुत खलती थी। हमारी रातें फिर से खामोश हो गईं, लेकिन अब उन खामोशियों में अमित की यादें गूंजती थीं। हम रोज़ वीडियो कॉल करते, घंटों बातें करते। और हाँ, हमने अपनी लगातार 6 बार 2 की परंपरा को नहीं छोड़ा। अब हम ऑनलाइन मिलकर पहेलियाँ सुलझाते थे। कभी-कभी जब कोई पहेली बहुत मुश्किल होती तो अमित कहता, प्रिया, क्या तुम्हें याद है जब हम दिल्ली में थे और तुम जानबूझकर गलत जवाब देती थी? और मैं मुस्कुरा देती। कुछ महीनों बाद अमित ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया। उसे बेंगलोर में एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। प्रिया, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे बेंगलोर में सब कुछ मिल रहा था, लेकिन तुम्हारी कमी मुझे हमेशा खटकती थी। उसने मुझे बताया कि उसे दिल्ली में ही एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो वापस आ गया और हमारी रातें फिर से गुलजार हो गईं। अब हम सिर्फ पहेलियाँ नहीं सुलझाते थे, हम अपने भविष्य के सपने भी बुनते थे। हमने शादी कर ली। हमारी लगातार 6 बार 2 की रातें अब हमारे बेडरूम में होती थीं, जहां हम कभी पहेलियाँ सुलझाते, कभी भविष्य की योजनाएं बनाते और कभी बस एक दूसरे की आंखों में देखकर खामोशी से बातें करते। राहुल अब बड़ा हो गया है। उसे आज भी नहीं पता कि उसकी गणित की तैयारी ने कैसे हम दोनों को करीब ला दिया।
वो सोचता है कि हम दोनों हमेशा से बस पहेलियों के शौकीन थे, और शायद हम थे भी, लेकिन उन पहेलियों ने हमें एक दूसरे का रास्ता दिखाया, एक दूसरे को समझने का मौका दिया। वो लगातार 6 बार 2 की संख्या अब हमारे प्यार का प्रतीक बन गई है। 2 दिमागों का मिलन, 6 अलग-अलग पहेलियों की तरह हमारे जीवन के 6 अलग-अलग पड़ाव, जिन्हें हमने मिलकर पार किया। हर रात जब मैं अमित के साथ बैठकर किसी नई चुनौती को सुलझाती हूँ, तो मुझे वही पुरानी रातें याद आती हैं, जब अनजाने में हमने एक दूसरे के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे। वो सिर्फ दिमाग तेज करने का खेल नहीं था, वो दिल जीतने का खेल था, जो हमने खामोशी से खेला और जीत भी गए। ये कहानी सिर्फ पहेलियों की नहीं थी, ये 2 दिलों के उस अनूठे सफ़र की थी, जहाँ प्यार की राहें किताबों के पन्नों और संख्याओं के बीच से गुजरती हैं। उम्मीद है आपको ये भावनात्मक कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। लोग तब कहते तक अपना ख्याल हैं इश्क रखें। की कोई सरहद नहीं होती, कोई जात पात नहीं, कोई उम्र का बंधन नहीं। पर क्या होता है जब इश्क उन रिश्तों की सीमाओं को भी तोड़ दे जिन्हें समाज ने पवित्र मानकर बांधा है? क्या होता है जब तुम्हारी बड़ी बहन ही तुम्हारी दुनिया बन जाए, तुम्हारी सांसों की धुन बन जाए, तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन जाए? आज मैं राहुल आपको अपनी उस कहानी से रूबरू कराऊंगा जहां मेरी दीदी, मेरी प्रिया, मेरी पत्नी बनी। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे श्रोताओं, आपके अपने पसंदीदा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगी। इसे पूरी तरह से महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी की दुनिया में खो जाएं। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी और भीड़-भाड़ वाली सड़कों के बीच मेरा बचपन एक आम बच्चे की तरह बीत रहा था। मैं 8 साल का था, थोड़ा शरारती, थोड़ा अकेला। माँ पापा दोनों नौकरी करते थे और मैं अक्सर घर में खुद को अकेला महसूस करता था। तभी एक दिन हमारी जिंदगी में एक तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो तूफान एक खूबसूरत, शांत लड़की के रूप में आया जिसका नाम प्रिया था। वो मेरी बुआ की बेटी थी, मुझसे 7 साल बड़ी। उसके माँ बाप एक सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे और माँ पापा ने उसे दिल्ली लाकर अपने साथ रखने का फैसला किया। उस दिन से वो मेरी दीदी बन गई। मुझे आज भी याद है जब वो पहली बार हमारे घर आई थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा मुरझाया हुआ था, पर फिर भी उसमें एक अजीब सी चमक थी। माँ ने उसे गले लगाया और पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसे दूर से देखा। मुझे लगा जैसे कोई परी उतर आई हो। वो इतनी शांत और सुंदर थी। मैंने पहले कभी किसी बड़ी बहन का अनुभव नहीं किया था और अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आ गई थी जो मुझसे हर बात में बड़ी थी, समझदार थी। शुरुआत में मैं थोड़ा संकोची था। मैं उसके आसपास नहीं भटकता था, लेकिन वो हमेशा मेरे पास आती थी। जब मैं होमवर्क करते हुए अटक जाता तो वो मेरे पास आकर चुपचाप बैठ जाती और मुझे समझाती। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। जब मैं स्कूल से आकर रोता कि किसी दोस्त ने मुझे मारा तो वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरे बाल सहलाती और कहती, कोई बात नहीं राहुल, तुम शेर हो, अगली बार तुम भी उसे सबक सिखाना। उसकी मीठी डांट और प्यार भरी बातें मेरे लिए मरहम का काम करती थीं। धीरे धीरे वो मेरी सिर्फ दीदी नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी राजदार, मेरी मार्गदर्शक बन गई। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। जब वो कॉलेज जाती तो मैं उसके लिए गेट पर खड़ा इंतजार करता। जब वो देर से आती तो मेरा दिल घबराता। वो मुझे क्रिकेट खेलना सिखाती थी, मुझे कहानियां सुनाती थी और मेरे हर छोटे बड़े काम में मेरा साथ देती थी। दिल्ली के पार्कों में हमने घंटों बिताए हैं, कभी पतंग उड़ाते हुए, कभी आइसक्रीम खाते हुए। उसकी हंसी मेरे कानों में आज भी गूंजती है, उतनी ही मधुर और प्यारी। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। मैं टीनेज में आ गया था और प्रिया दीदी अब 22 साल की हो चुकी थी। उसने कलकत्ता में एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली थी और वहीं शिफ्ट होने का फैसला किया। उसके जाने का दिन मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया था, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को न जाने दे। उसकी आंखों में भी नमी थी। राहुल, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उसने मेरे माथे पर चूमते हुए कहा था। कोलकाता में प्रिया दीदी के जाने के बाद मेरी जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया था। मैं उसे हर रोज याद करता था। हमारी घंटों फोन पर बातें होती थीं। वो मुझे कोलकाता के बारे में बताती,
अपनी नई जिंदगी के बारे में बताती और मैं उसे दिल्ली की सारी खबरें देता। मैं अब भी उसे दीदी कहता था, पर अब मेरी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी होती थी जब वो फ़ोन रखती थी। मैं उसकी तस्वीरों को देखता जो उसने मुझे भेजी थीं। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, उसकी मुस्कान, मुझे अब उसमें कुछ अलग दिखाई देने लगा था। मैं अब 20 साल का हो चुका था और बैंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। प्रिया दीदी अब 27 साल की थीं और मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही थीं। हमारी वीडियो कॉल अब और भी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई थीं। मैं उसे देखता, उसकी आंखों में चमक, उसके बालों की लहराहट, उसकी हंसी, और मेरे दिल में कुछ अजीब सा होने लगता था। वो अब सिर्फ मेरी दीदी नहीं थीं, वो एक परिपक्व, स्वतंत्र और बेहद खूबसूरत महिला थी। मैं उसके दोस्तों के बारे में पूछता, उसके ऑफिस के बारे में पूछता, और जब वो किसी मेल कलीग का नाम लेती तो मुझे एक अजीब सी जलन होती। ये एक ऐसी भावना थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था और नहीं स्वीकार करना चाहता था। ये गलत है राहुल, मैं खुद से कहता, वो तेरी दीदी है तो उससे ऐसा कैसे सोच सकता है? पर दिल कहाँ मानता है। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिन बन जाता था। उसकी एक झलक देखने को मैं तरसता था। मेरे दोस्तों के पास अपनी गर्लफ्रेंड्स थी। वे प्यार मोहब्बत की बातें करते थे और मैं बस चुपचाप उन्हें सुनता रहता था, क्योंकि मेरे दिल में तो कोई और ही बस गया था जिसे मैं अपना कह नहीं सकता था। पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में मैंने मुंबई में इंटर्नशिप करने का फैसला किया। मेरा असली मकसद प्रिया दीदी के साथ समय बिताना था। मैं उसके फ्लैट पर ही रुका। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में उसका फ्लैट हमारा अपना छोटा सा स्वर्ग था। हम सुबह साथ ऑफिस जाते, शाम को साथ लौटते। रात को हम घंटों बातें करते, कभी डिनर बनाते हुए, कभी बालकनी में बैठे हुए। मैंने उसे पहले कभी इतना करीब से नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, उसकी हंसी में एक जादू था और उसकी सादगी में एक ऐसी अदा थी जो मुझे हर पल अपनी ओर खींचती थी। एक रात हम बालकनी में बैठे थे। मुंबई की ठंडी हवा चल रही थी और दूर समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमने अपनी जिंदगी की बातें की, अपने सपनों की बातें की। अचानक हमारे हाथ एक दूसरे से छू गए। एक पल के लिए समय थम गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे लगा जैसे उसने भी वही महसूस किया जो मैंने किया था। एक अजीब सी बिजली दौड़ गई थी हमारे बीच। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया और एक पल के लिए खामोशी छा गई। मैंने महसूस किया कि वो भी कुछ महसूस कर रही है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा डरी हुई थी। मेरी इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी और मैं वापस बैंगलोर जाने वाला था। तभी एक दिन प्रिया दीदी, उसने मुझे बताया कि उसके माँ पापा, मेरी बुआ और फूफा जी और मेरे माँ पापा उसकी शादी की बात कर रहे हैं। लड़के वाले दिल्ली में रहते थे, एक बहुत अच्छे परिवार से थे, और लड़का अमित भी विदेश से पढ़ा हुआ था। ये खबर मेरे कानों में जहर की तरह घुली। मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ने वाली है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी और की होगी। मैं उसे किसी और के साथ कैसे देख सकता था? उसी रात मैं सो नहीं पाया। मेरा दिमाग उथल-पुथल कर रहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने आज कुछ नहीं कहा तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। अगली सुबह मैंने प्रिया दीदी को मरीन ड्राइव चलने के लिए कहा। सूरज अभी अभी उग रहा था और समंदर किनारे हल्की भीड़ थी। ठंडी हवा चल रही थी, पर मेरे अंदर आग लगी हुई थी। हम चुपचाप चलते रहे। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई। दीदी, मैंने कहा, मेरी आवाज कांप रही थी, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो मेरी ओर मुड़ी, उसकी आंखों में सवाल था। मैं आपसे प्यार करता हूँ दीदी, मैंने कहा, और ये कहते ही मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये सच है कि आप मेरी दीदी हैं, आपने मुझे पाला है, मुझे प्यार दिया है, पर मेरे लिए आप सिर्फ दीदी नहीं हैं, आप मेरी दुनिया हैं, मेरा सब कुछ है। जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरा दिल धड़कता है। जब आप मुस्कुराती हैं तो मेरी जिंदगी रोशन हो जाती है। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, पर ये सच है। प्रिया दीदी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में पहले तो सदमा आया, फिर गुस्सा, फिर आंसू। राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम ऐसी बातें कैसे सोच सकते हो? ये गलत है, ये पाप है। वो पीछे हटने लगी।
मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज दीदी, मेरी बात सुनिए, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। मैं जानता हूँ कि ये अजीब है, ये शायद समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है, पर मेरा प्यार सच्चा है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उसने मेरा हाथ झटक दिया और तेजी से चलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम भूल जाओ ये सब राहुल, तुम मुझे दीदी ही समझो। यह कहकर वो तेजी से टैक्सी में बैठी और चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, टूटा हुआ, अकेला। मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया। अगले कुछ दिन मेरे लिए नरक से कम नहीं थे। प्रिया दीदी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, और अगर निकलती भी थी तो मुझसे आंखें नहीं मिलाती थी। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो मुझसे दूर भागती रही। मैंने उसे एक लंबा हार्टफेल्ट लेटर लिखा, जिसमें मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी भावनाएं लिख दी। मैंने लिखा कि मेरा प्यार कोई बचपना नहीं है, कोई इन्फैचुएशन नहीं है, बल्कि एक गहरी, पवित्र भावना है जो समय के साथ बढ़ी है। मैंने ये भी लिखा कि हम खून के रिश्ते से भाई बहन नहीं हैं और हमारा प्यार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। कुछ दिन बाद जब मैं लगभग हार मान चुका था, तो एक रात प्रिया दीदी मेरे कमरे में आई। उसकी आंखें सूजी हुए थीं, पर उनमें अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी और समझदारी थी। वो मेरे सामने बैठी और मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा राहुल, उसने धीमी आवाज में कहा, और मैंने बहुत सोचा। पिछले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी में तूफान आया हुआ था। मैं खुद से लड़ रही थी, समाज से लड़ रही थी, अपनी भावनाओं से लड़ रही थी। उसकी आवाज में दर्द था। मैं हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई के रूप में देखती थी, पर जब तुम बड़े हुए, जब तुम मुझसे दूर थे, तो तुम्हारी कमी मुझे अंदर तक सालती थी। तुम्हारी हर बात मुझे याद आती थी। और जब तुम मुंबई आए, तो मैंने भी महसूस किया कि हमारे बीच कुछ बदल रहा है। मैंने उसे दबाने की कोशिश की, उसे दीदी के रिश्ते में बांधने की कोशिश की, पर मैं भी जानती हूँ कि हमारे बीच जो है वो सिर्फ भाई बहन का प्यार नहीं है। उसने गहरी सांस ली। हाँ राहुल, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ, बस समझ नहीं पाई थी। मैंने अपने दिल की आवाज़ को अनसुना किया, क्योंकि मुझे डर था समाज का, डर था इस रिश्ते की पवित्रता को तोड़ने का। पर अब मैं और नहीं लड़ सकती। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया, वो भी रोने लगी। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। हमने एक दूसरे को पाया था, एक दूसरे के प्यार को स्वीकार किया था। अब सबसे मुश्किल काम था माँ पापा और बुआ फूफा जी को बताना। हम दोनों ने फैसला किया कि हम सच बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक हफ्ते बाद हम सब दिल्ली में इकट्ठा हुए। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, क्योंकि बुआ फूफा जी को प्रिया दीदी के शादी के प्रस्ताव के लिए हमारी तरफ से जवाब चाहिए था। माँ, पापा, बुआ, फूफा जी, राहुल ने बात शुरू की। मेरी आवाज में दृढ़ता थी। हमें आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। हमने सब कुछ बताया, हमारे बचपन से लेकर कलकत्ता और मुंबई में दूरी के दौरान हमारी बढ़ती भावनाओं तक, और फिर प्रिया दीदी के शादी के प्रस्ताव के बाद मेरे कबूलनामे तक। हमने बताया कि हम खून के रिश्ते से भाई बहन नहीं हैं और हमारा प्यार कितना पवित्र और सच्चा है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे पापा का चेहरा लाल हो गया। राहुल, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने गुस्से से कहा। वह तुम्हारी दीदी है, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? समाज क्या कहेगा? माँ रोने लगी। बुआ और फूफा जी भी सदमे में थे। प्रिया, तुम तो समझदार हो, तुम कैसे इस बात के लिए तैयार हो सकती हो? बुआ जी ने कहा। हम दोनों ने उनके सामने हाथ जोड़े। हम जानते हैं कि ये मुश्किल है, प्रिया दीदी ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में हिम्मत थी। पर हमारे लिए ये प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने बहुत सोचा है, हमने इसे दबाने की कोशिश की है, पर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमारा रिश्ता पवित्र है और हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने घंटों उन्हें समझाया। हमने बताया कि हमारे बीच कोई जैविक संबंध नहीं है और हमारा प्यार किसी भी अन्य सच्चे प्यार से अलग नहीं है। हमने उनसे सिर्फ इतना कहा कि वे हमारे प्यार को समझें और हमें आशीर्वाद दें।
कई दिन, कई हफ्ते इस बात पर चर्चा होती रही। घर में अजीब सा माहौल था। पापा गुस्से में थे, माँ दुखी थीं, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी हमारी आंखों में सच्चा प्यार दिख रहा था। प्रिया दीदी ने अपने माँ बाप, बुआ फूफा जी को समझाया कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरा रिश्ता है। आखिरकार एक शाम पापा ने हमें अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में थकान थी, पर गुस्सा नहीं था। हमने बहुत सोचा है राहुल, प्रिया, उन्होंने कहा, ये हमारे लिए आसान नहीं है। समाज क्या कहेगा, इस बात का डर हमेशा रहेगा। पर हमने देखा है तुम्हारा प्यार, तुम्हारी आंखों में एक दूसरे के लिए जो सम्मान और समर्पण है, वो हमें मजबूर कर रहा है सोचने पर। माँ ने आगे बढ़कर प्रिया दीदी का हाथ थामा। हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है प्रिया, और राहुल हमारा बेटा है। अगर तुम दोनों एक दूसरे में अपनी खुशी देखते हो और अगर तुम दोनों इतने खुश हो तो हमें और क्या चाहिए। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। पापा ने भी धीरे से सिर हिलाया। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। कुछ महीनों बाद हमने एक सादे समारोह में शादी की। परिवार के कुछ करीबी लोग ही मौजूद थे। उस दिन जब प्रिया दीदी मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने आई तो उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने पहली बार उसे देखते समय महसूस की थी। पर इस बार वो चमक प्यार की थी, अपनेपन की थी और भविष्य की उम्मीद की थी। हमने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ फेरे लिए। उस दिन मेरी दीदी, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, मेरी मार्गदर्शक, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच मेरी पत्नी बन गई। आज जब मैं प्रिया को अपनी बगल में सोता देखता हूँ, उसकी हर सांस में अपनी दुनिया महसूस करता हूँ, तो लगता है जैसे जिंदगी ने एक ऐसा खूबसूरत मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये हमारा सच है, हमारा प्यार है। हमने समाज की परवाह नहीं की, हमने अपने दिल की सुनी और हमने पाया कि सच्चा प्यार हर बंधन को तोड़ सकता है, हर सीमा को पार कर सकता है। मेरी दीदी, मेरी प्रिया, आज मेरी सेक्सी पत्नी है और मैं उस सफर के हर पल का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राहुल और प्रिया की ये अनोखी प्रेम कहानी? हमें उम्मीद है कि इसने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली कहानी में। जमींदार हवेली की वो लौह कठोर आवाज जो कभी किसी की नहीं सुनती थी, जिसने कभी सिर झुकाना नहीं सीखा था, आज उसी आवाज में एक अजीब सी कोमलता घुल गई थी। उसकी आंखों में जहां कभी सिर्फ आग और अनादर दिखता था, वहां अब एक गहरा शांत प्रेम छलकता था। क्या सच में क्रोध की वो मूर्ति, वो जिद्दी लड़की अब किसी के प्यार में इतनी पिघल चुकी थी? क्या कोई इतना शक्तिशाली प्रेम हो सकता है जो एक जमींदार की रागी बेटी को एक समर्पित और रोमांटिक पत्नी में बदल दे? ये सवाल आज भी उस हवेली के गलियारों में गूंजता है, जहां कभी उसके नाम से सब कांपते थे। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो प्यार, जुनून और एक मजबूत इरादे वाली लड़की के असाधारण सफर को बयां करती है। इस कहानी के हर शब्द में खो जाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने हेडफोन्स लगा लें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां आपसे छूटे नहीं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। कोलकाता से कुछ दूर एक छोटे से कस्बे में स्थित थी पुरानी जमींदारी हवेली, जहां की हवा में आज भी पुरानी परंपराओं की महक घुली हुई थी। इसी हवेली की सबसे छोटी बेटी थी प्रिया। प्रिया नाम से जितनी कोमल, स्वभाव से उतनी ही तेज तर्रार और जिद्दी। उसके गुलाबी गालों, काली गहरी आंखों और लहराते काले बालों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके अंदर एक ज्वालामुखी पल रहा है। अन्याय के खिलाफ उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि गांव के बड़े बड़े लोग भी उससे जुबान लड़ाने से डरते थे। पढ़ाई में अव्वल, वो कोलकाता के नामी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अब वापस अपनी हवेली में थी, जहां उसे पुराने रीति रिवाजों और आधुनिक सोच के बीच हमेशा एक जंग लड़नी पड़ती थी।
प्रिया का परिवार चाहता था कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन प्रिया को ये बात गवारा नहीं थी। वो अपने दम पर कुछ करना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। हर रिश्ते को उसने अपनी तीखी बातों से ठुकरा दिया था और इसी वजह से उसका नाम जमींदार की रागी बेटी पड़ गया था। एक दिन दिल्ली से एक रिश्ता आया। राहुल, एक सफल आर्किटेक्ट जो अपने काम से मुंबई और दिल्ली दोनों शहरों में नाम कमा चुका था। राहुल का परिवार आधुनिक सोच का था, लेकिन संस्कारों को महत्व देता था। राहुल ने प्रिया की तस्वीरें देखीं, उसकी पढ़ाई के बारे में सुना और उसकी तेज तर्रार छवि से भी अनजान नहीं था। लेकिन राहुल कुछ अलग था। उसे प्रिया की ये बेबाकी पसंद आई। उसने अपने परिवार से कहा कि वो खुद प्रिया से मिलने जाएगा। जब राहुल हवेली पहुंचा तो प्रिया पहले से ही उखड़ी हुई थी। उसे लग रहा था कि एक और लड़का आएगा और वही घिसी पिटी बातें करेगा। राहुल ने जब दरवाजे से अंदर कदम रखा तो उसकी नज़र सीधे प्रिया पर पड़ी, जो बरामदे में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसने एक साधारण नीली साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राहुल को तुरंत अपनी ओर खींच गई। नमस्ते, मैं राहुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने सिर्फ एक सरसरी नजर डाली और बिना किताब से नजर हटाए बोली, बैठिए। राहुल थोड़ा मुस्कुराया। उसने आज तक किसी लड़की को इतना बेपरवाह नहीं देखा था। आप प्रिया हैं? हाँ, और आप एक और उम्मीदवार? प्रिया ने बेरुखी से कहा। राहुल की हंसी छूट गई। उम्मीदवार? मैंने सोचा था कि हम एक दूसरे को जानने के लिए मिल रहे हैं। प्रिया ने अब किताब बंद कर दी और अपनी गहरी आंखों से राहुल को देखा। जानना क्या है? आप अपनी डिग्री बताएंगे, अपनी सैलरी, अपना घर, और मैं अपनी जिद, अपनी बेबाकी और ये कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल ने आराम से अपनी जगह ली और प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, तो मैं अपनी सैलरी और डिग्री नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे आपकी बेबाकी और जिद पसंद आई और मुझे ये भी पसंद है कि आप अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं। प्रिया थोड़ी हैरान हुई। उसने सोचा था राहुल भी बाकी लड़कों की तरह भाग जाएगा या उसे समझाने की कोशिश करेगा। आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि एक मजबूत व्यक्तित्व वाली लड़की ही इस दुनिया में कुछ कर सकती है और मुझे ये भी लगता है कि हर जिद के पीछे एक कारण होता है, राहुल ने शांत लहजे में कहा। उनकी पहली मुलाकात खत्म हुई, लेकिन राहुल की बातें प्रिया के दिमाग में घूमती रहीं। उसने पहली बार किसी लड़के को ऐसा पाया था जो उसे समझने की कोशिश कर रहा था, न कि बदलने की। राहुल ने अगले कुछ दिनों तक प्रिया को फोन किए, उसे शहर के बाहर घूमने के लिए बुलाया, उसे समझने की कोशिश की। प्रिया ने भी धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे खोलने शुरू किए। उसने राहुल को बताया कि कैसे उसे बचपन से ही हर बात के लिए लड़ना पड़ा, कैसे जमींदारी के नाम पर होने वाले अन्याय उसे अंदर से जलाते थे और कैसे उसे डर था कि शादी के बाद उसकी पहचान खो जाएगी। राहुल ने सिर्फ सुना, बिना किसी राय के। प्रिया, तुम्हें लगता है कि प्यार तुम्हें कमजोर बना देगा? मुझे लगता है कि प्यार तुम्हें और मजबूत बनाएगा। ये तुम्हें वो जमीन देगा जहां तुम अपनी जड़ों को और गहरा कर सकती हो और फिर आसमान छू सकती हो। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मेरी दुनिया में तुम्हारी पहचान कभी नहीं खोएगी, बल्कि तुम अपनी पहचान से मेरी दुनिया को और खूबसूरत बना दोगी। राहुल की इन बातों ने प्रिया के दिल को छू लिया। उसे राहुल में वो साथी दिखा जो उसके साथ खड़ा रहेगा, न कि उसके आगे या पीछे। कुछ ही महीनों में प्रिया ने शादी के लिए हाँ कर दी, जिससे पूरा गांव और उसका परिवार हैरान रह गया। जमींदार की रागी बेटी, जिसने हर रिश्ते को ठुकराया था, उसने राहुल को अपना जीवन साथी चुन लिया था। उनकी शादी धूमधाम से हुई। प्रिया, जिसने कभी शादी के सपने नहीं देखे थे, राहुल की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर पिघलने लगी थी। दिल्ली में राहुल के घर में प्रिया ने एक नए जीवन की शुरुआत की। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। प्रिया की आदत थी हर बात पर अपनी राय रखने की और कभी-कभी उसकी आवाज थोड़ी तेज हो जाती थी। राहुल की माँ श्रीमती शर्मा थोड़ी चिंतित रहती थीं, लेकिन राहुल हमेशा प्रिया का साथ देता था। एक बार घर में मेहमान आए थे और खाने को लेकर थोड़ी बात बिगड़ गई। प्रिया ने अपनी बात इतने तीखे अंदाज में रखी कि मेहमान असहज हो गए। राहुल ने बाद में प्रिया को समझाया, प्रिया, मैं तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी-कभी शब्दों का चुनाव और बोलने का तरीका बहुत मायने रखता है। रिश्ते प्यार से चलते हैं, जिद से नहीं। प्रिया को राहुल की बात समझ आई, लेकिन उसकी पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती थीं। उसने गुस्से में कहा, तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए, अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? राहुल ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और प्यार से कहा,
नहीं, तुम्हें अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, लेकिन प्यार से। अपनी शक्ति को क्रोध में नहीं, प्रेम में बदलो। तब देखना तुम्हारी बात में और भी वजन आ जाएगा। धीरे धीरे प्रिया ने राहुल के प्यार और धैर्य से बहुत कुछ सीखा। राहुल उसे छोटी छोटी चीजों में खुश रखना जानता था। उसे याद रहता था प्रिया को कौन सा फूल पसंद है, कौन सी किताब पढ़नी है या कौन सा गाना सुनना है। प्रिया, जो कभी किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करती थी, राहुल के लिए रोमांटिक कविताएं लिखने लगी। वो उसके लिए रात के खाने में उसकी पसंदीदा डिश बनाती और कभी-कभी तो बस उसे गले लगाकर घंटों बैठी रहती। जमींदार की रागी बेटी अब एक रोमांटिक पत्नी में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चिंगारी नहीं, बल्कि राहुल के लिए एक गहरा और शांत प्रेम झलकता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। राहुल और प्रिया की शादी को 2 साल हो चुके थे। प्रिया ने दिल्ली में अपना एक छोटा सा इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू कर दिया था और वो उसमें सफल भी हो रही थी। उसकी तेज तर्रार स्वभाव अब उसके काम में जुनून बनकर सामने आता था। लेकिन एक दिन उसके पुराने गांव से एक अप्रिय खबर आई। उसके दूर के रिश्तेदार, जो हमेशा प्रिया से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उसके पिता की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। प्रिया का खून खौल उठा। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। राहुल भी उसके साथ गया। गांव पहुंचते ही प्रिया का पुराना रूप वापस आ गया। उसने उन रिश्तेदारों को सबके सामने खरी खोटी सुनाई, उन्हें धमकाया और यहाँ तक कि पुलिस को बुलाने की धमकी भी दी। उसकी आवाज में वही पुरानी आग थी, वही जिद थी। गांव के लोग जो उसे इतने सालों बाद देख रहे थे, उन्हें लगा कि प्रिया बदली नहीं है, वो आज भी वही रागी लड़की है। इस घटना के बाद राहुल के परिवार में भी थोड़ी चिंता फैल गई। राहुल की मां ने प्रिया से कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम सही थी, लेकिन इस तरह से बात करना ये ठीक नहीं है। एक बहू को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। प्रिया को लगा कि उसे समझा नहीं जा रहा है। माँ, क्या मैं अन्याय होते देखूं और चुप रहूं? मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई है। राहुल ने प्रिया को शांत करने की कोशिश की। प्रिया, माँ सही कह रही हैं, तरीका मायने रखता है। प्रिया को लगा कि राहुल भी उसे नहीं समझ रहा है। तरीका? जब कोई हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा हो, तब भी मैं तरीके का इंतजार करूं। प्रिया और राहुल के बीच पहली बार इतनी बड़ी बहस हुई। प्रिया को लगा कि राहुल उसकी शक्ति को कमजोरी मान रहा है और राहुल को लगा कि प्रिया अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इस घटना का फायदा उठाते हुए प्रिया के उन्हीं रिश्तेदारों ने राहुल के परिवार तक ये बात पहुंचाई कि प्रिया आज भी वही जिद्दी और बदमिजाज लड़की है जो किसी की नहीं सुनती। उन्होंने प्रिया के अतीत की कहानियों को नमक मिर्च लगाकर सुनाया, जिससे राहुल के परिवार में प्रिया के प्रति थोड़ी नकारात्मकता आने लगी। एक दिन राहुल के बड़े मामा जी ने राहुल से कहा, बेटा, हमने सोचा था कि प्रिया बदल गई है, लेकिन वो आज भी वैसी ही है। शायद तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। ये लड़की तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। राहुल ने अपने मामा जी का विरोध किया। मामा जी, प्रिया की जिद उसकी शक्ति है। वो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। वो बुरी नहीं है, बस थोड़ी तेज है। लेकिन मन ही मन राहुल भी थोड़ा विचलित था। उसे लगा कि क्या वो सच में प्रिया को समझ पाया है? क्या उसने उसे बदलने की कोशिश की है? या क्या उसका प्यार प्रिया की इस आग को शांत कर पाएगा? प्रिया ने राहुल के चेहरे पर चिंता और उदासी देखी। उसे लगा कि उसने राहुल को दुख पहुंचाया है। उसे लगा कि उसकी रागी पहचान शायद राहुल के लिए एक बोझ बन गई है। एक शाम प्रिया ने राहुल से कहा, क्या तुम मुझसे थक गए हो राहुल? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी एक अच्छी बहू या पत्नी नहीं बन पाऊंगी? क्या मेरी ये आग हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करती रहेगी? प्रिया की आंखों में आंसू थे जो राहुल ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी आवाज में वो दर्द था जो उसके दिल को चीर गया। राहुल ने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। नहीं प्रिया, कभी नहीं। मैं तुमसे कभी नहीं थकूंगा। तुम्हारी आग ही तुम्हारी पहचान है और मुझे यही पसंद है। बस कभी कभी मुझे डर लगता है कि तुम खुद को इस आग में जला ना लो। प्रिया ने राहुल को कसकर पकड़ लिया। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया? तुमने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं किया प्रिया। तुमने मुझे हमेशा गर्व महसूस कराया है। बस मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर इस आग को सही दिशा देनी होगी। तुम्हारी शक्ति को प्रेम और समझ के साथ इस्तेमाल करना होगा।
ये बात प्रिया के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि राहुल उसे बदलना नहीं चाहता, बल्कि उसे बेहतर बनाना चाहता है। उसे उसकी शक्ति का एहसास करा रहा है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की प्रेरणा दे रहा है। कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में एक बड़ा बिजनेस डील होने वाली थी, जिसमें राहुल की कंपनी शामिल थी। ये डील राहुल के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन अंतिम समय में उनके प्रतिद्वंदियों ने कुछ कागजात में हेरफेर करके राहुल की कंपनी को फंसाने की कोशिश की। राहुल बहुत परेशान था। उसके पिता भी इस बात से चिंतित थे। प्रिया ने सब देखा। उसने राहुल से कहा, मुझे सारे कागजात दिखाओ। राहुल ने उसे सब समझाया। प्रिया ने एक एक दस्तावेज को बारीकी से पढ़ा। अपनी तेज बुद्धि और पैनी नजर से उसने वो छोटी सी गलती पकड़ी जिसे किसी ने नहीं देखा था। ये एक कानूनी पेचीदगी थी जिसे राहुल के प्रतिद्वंदियों ने चालाकी से छुपाया था। प्रिया ने तुरंत अपने पुराने वकील दोस्त को कलकत्ता से बुलाया, जो जमींदारी के केस लड़ते लड़ते ऐसे मामलों का माहिर बन चुका था। उसने राहुल के साथ मिलकर एक ठोस रणनीति बनाई। अगले दिन जब मीटिंग हुई और राहुल के प्रतिद्वंदियों ने अपनी चाल चली, तो प्रिया ने अचानक हस्तक्षेप किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें वही पुरानी दृढ़ता और आत्मविश्वास था। उसने एक एक करके सारे सबूत सामने रखे, कानूनी दांव पेचों को समझाया और अपने वकील के साथ मिलकर राहुल की कंपनी को निर्दोष साबित कर दिया। सब हैरान रह गए। राहुल के परिवार ने प्रिया को कभी इस रूप में नहीं देखा था। उसकी आग अब क्रोध में नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए लड़ने वाले जुनून में बदल चुकी थी। उसने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी तेज तर्रार स्वभाव को राहुल और उसके परिवार के सम्मान को बचाने में लगा दिया था। डील बच गई और राहुल की कंपनी को एक बड़ा फायदा हुआ। मीटिंग के बाद राहुल ने प्रिया को कस कर गले लगा लिया। तुमने कर दिखाया प्रिया, तुमने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया। तुमने अपनी आंख से मुझे और मेरे परिवार को बचाया। प्रिया ने राहुल की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ प्यार और गर्व था। मैंने तुमसे सीखा है राहुल। तुमने मुझे बताया कि मेरी शक्ति क्रोध में नहीं, प्रेम में है। राहुल के परिवार ने भी प्रिया को एक नए नजरिए से देखा। उसकी सास ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, तुम हमारे परिवार की ढाल हो। प्रिया के उन रिश्तेदारों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, जिन्होंने उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। उन्हें समझ आ गया कि प्रिया की शक्ति सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक अटूट न्यायप्रियता है। उस दिन के बाद प्रिया सचमुच जमींदार की रागी बेटी से रोमांटिक और शक्तिशाली बहू बन गई थी। उसकी जिद अब प्यार और समर्पण में बदल चुकी थी। उसकी आवाज में अब भी दृढ़ता थी, लेकिन उसमें प्रेम और समझ की मिठास घुल चुकी थी। वो अब भी अन्याय के खिलाफ खड़ी होती थी, लेकिन अपने शब्दों को प्यार और तर्क के साथ प्रस्तुत करती थी। राहुल और प्रिया का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, उनकी खामियों और खूबियों के साथ। प्रिया ने अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया और राहुल हमेशा उसका सबसे बड़ा समर्थक रहा। उनकी प्रेम कहानी ये बताती है कि सच्चा प्यार किसी को बदलता नहीं, बल्कि उसे और निखारता है, उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है और कभी-कभी एक रागी दिल को भी प्यार की गर्माहट पिघलाकर एक सबसे खूबसूरत और रोमांटिक दिल में बदल देती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको प्रिया और राहुल की ये अनोखी प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्यार फैलाते रहें।